नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लर्निंग वीडियो में हमने अपनी बेसिक नॉलेज के पार्ट 6 को ख़त्म किया था और आपसे कहा था कि अगले वीडियो से हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाएंगे और वो है टेंस। तो आज के इस वीडियो से हम अपने टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपकी लर्निंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज होगा और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस बनाने में मदद करेगा। कहते हैं अंग्रेजी का सबसे बड़ा जो बेस है वो टेंस ही है, चाहे वो स्पीकिंग के लिए जाएँ, चाहे राइटिंग के लिए जाएँ या फिर किसी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें। तो इस चैप्टर को आप जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कई मॉड्यूल में बटा हुआ चैप्टर होगा, उतना ही आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा आगे मदद मिलेगी। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो आपको भी मिले, साथ में आपके परिजन, आपके दोस्तों या आपके निकट जो कोई भी व्यक्ति इससे लाभ ले सकता है उस तक पहुँचे। तो ये कोशिश आप लगातार जारी रखें। देखिए, टेंस को लेके जो एक धारणा है उस पर आज मैं चर्चा करूँगा। शुरू के 1-2 वीडियो में आपका मैं बेस बनाने की कोशिश करूँगा टेंस के प्रति। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो मेरा क्लासरूम का अनुभव है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, मुझे बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे देखने को मिले जिनके मन में इसको लेके कोई डर या भय ना हो। क्योंकि क्लास में हर बच्चा इस चैप्टर से, इस नाम से इतना डरा रहता है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इस डर को ख़त्म करें, क्योंकि हम अपने क्लासरूम में भी यही करते हैं कि कोई स्टूडेंट आता है, हम उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं जिससे कि वो ढंग से इस चीज़ को पढ़ सके। कहते हैं किसी भी इंसान का सम्मान आप 2 वजह से करते हो, या तो डर की वजह से, या आपकी एक इनर फीलिंग होती है जो कहती है कि ये रेस्पेक्टेबल है वास्तव में, फिर आप उसका सम्मान करें प्रेम से। तो जो डर का सम्मान है वो डर तक सीमित रहता है, डर खत्म हुआ सम्मान खत्म, और जो प्रेम का सम्मान है वो ज़िंदगी भर रहता है। तो आज तक आपने टेंस का सम्मान डर के रूप में किया, अब मैं ये चाहूँगा कि इसे प्रेम के रूप में अपनाएं और इसका जो मन का भय है वो आप समाप्त करें। तो सबसे पहले बात आती है, ये डर हमारे अंदर आया कहाँ से? ये डर हमारे अंदर डाला गया हमारे स्कूली सिस्टम में। हम छोटी छोटी क्लासों से ये चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं। हमने सरकारी स्कूल के सिस्टम में देखा, 6वीं क्लास के अंदर हमें अंग्रेजी पढ़ाई गई। पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो छोटी क्लास में पढ़ते हैं। 6वीं क्लास में जब बच्चा अंग्रेजी पढ़ने आता है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होता है, वो बिल्कुल डरा हुआ होता है। तो ऐसे समय में उसको ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा इनकरेज किया जाए और उसको डर को जो अंदर जो डर बसा हुआ उसको ख़त्म करके उसे टेंस पढ़ाया जाए। पर वास्तविक रूप से ये नहीं होता है। जो बच्चा डरा हुआ होता है उसे और भी ज़्यादा डरा के टेंस पढ़ाया जाता है। हमारा टेंस पढ़ाने का तरीका क्या सिखाया जाता है? बोले साहब राम स्कूल जाता है, बोले इसमें ता को पहचान लो, ती को पहचान लो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। बोले राम स्कूल जा रहा है, इसमें रहा को पहचान लो, रही को पहचान लो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। बोले राम स्कूल जा चुका है, इसको चुका पहचानो, चुकी पहचानो, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब वो बच्चा उस समय खुश है कि मुझे आता है, पर उसे क्या पता जब मैं आज से 12-13 साल बाद कोई कंपटीशन दूंगा तो ना तो वहाँ जाता होगा, ना जाती होगी, ना रहा होगा, ना चुका होगा, ना चुकी होगी, पूरा पेपर अंग्रेजी में होगा। उस समय बच्चा ठगा सा महसूस करता है, उसे पता ही नहीं होता इसमें टेंस का है, क्योंकि उसे आज तक ये नहीं समझाया गया कि कंपटीशन में टेंस का रूप क्या होता है। ये चीज़ें एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए काम कर जाती हैं, पर आफ्टर 12th जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करोगे वहाँ आपकी कतई मदद नहीं करेंगी। तो हमें टेंस का वो रूप देखना है। आज तक हमने देखा एकेडमिक के हिसाब से, अब देखेंगे हम कंपटीशन के हिसाब से, जो बिल्कुल एकदम नया रूप है, एक नया अनुभव होगा आप लोगों के लिए, और इसे बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक शुरुआत करते हैं आपके मन के डर को ख़त्म करने के लिए। वो डर कहाँ से आता है और उस डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपके सामने अभी बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा और जितने भी वीडियो आप देखोगे ये आपके मन को आनंदित कर देंगे। तो लेट्स सी कि किस तरीके से टेंस के डर को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, टेंस को समझने के लिए आप बोर्ड पर ज़रा ध्यान से देखें क्या पढ़ाया गया हमको। देखिए, टेंस को लेकर मेरी थोड़ी सी अवधारणा अलग है, जो आपको थोड़े से अलग तरीके से टेंस समझाने में मदद करेगी। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं जब था, मेरे को कुछ चीज़ों में सबसे ज़्यादा टेंस के मीनिंग को लेके हमेशा एक दिक्कत रही, जिसने मुझे कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वास्तविक रूप से हम सेंटेंस में टेंस के लिए कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल, छोटी सी स्थिति बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से।
ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे अध्ययन करते हैं, 6वीं क्लास में पहली बार अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं, 5वीं तक वैसे डरे हुए हैं दूसरे सब्जेक्ट से, अंग्रेजी से अलग डरना है, फिर हिंदी में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले उनसे पूछा जाता है टेंस क्या है। तो आज अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप एक शब्द में इसकी व्याख्या कर देंगे कि काल है। यहीं असली डर का कारण छुपा हुआ है। आप मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसका इससे सामना हो जाए और वो डरे नहीं? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने काल कह दें तो थर थर कांपने लगेगा, सर्दी में भी उसे पसीने आ जाएंगे। अब हम लोग गांव के बच्चे को काल के नाम से कोई अध्ययन कराएंगे तो बच्चा पहले दिन ही डर जाएगा, क्योंकि ठेठ भाषा में बात करते हुए उसने किसी 4 बुजुर्ग लोगों को गांव में सुना कि कल हम 5 थे, एक का काल आ गया, वो खिसक गया। तो जैसे उसने टेंस को काल के रूप में पढ़ा, वो भी क्लास से खिसक गया। तो इस पैटर्न को बदलिए, क्योंकि इसी शब्द में डर छुपा हुआ है। हमें पढ़ाए जाते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, पर इससे मन में जो एक हवा बनता है, वो हवा हमें ख़त्म करना है। और एग्जैक्ट मीनिंग से हम कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि आखिर हमें टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस शब्द से तो कभी नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस डर को ख़त्म करने के लिए मैं इसके शुद्ध रूप में आता हूँ और इसे समय कहता हूँ, क्योंकि ये ठेठ भाषा का वर्ड है, ये थोड़ा सा इसका रिलैक्स फॉर्म है। अब जैसे ही मैंने समय लिखा तो एक उम्मीदवार मेरे सामने और पैदा हो गया, और वो है टाइम, क्योंकि वो भी कहता है मेरा नाम भी क्या है, समय। तो इसका मतलब इन दो के बीच में जंग हो गई। अगर ये भी समय है, ये भी समय है, तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं, या तो इसके मुद्दे पे या इसके मुद्दे पे, या फिर इनमें कोई अंतर ढूंढ लें। अब ये अंतर जैसे ही हम जान लेंगे, टेंस का सही मतलब हमें पता लग जाएगा। आप 3 एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखें। पहला एग्जाम्पल कह रहा है ही गोज टू ऑफिस एट 9 AM। अब सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि ये जो काम कर रहा है व्यक्ति, वो किस समय पे कर रहा है? 3 समय पे काम करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप में से कई लोग ये जज कर लेंगे ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। क्यों हो रहा है वो अभी हम चर्चा करेंगे। फिर हम इसकी बात करें कि भाई ये किस समय पे हो रहा है, तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये पास्ट में हो रहा है। इसकी बात करें तो ये फ्यूचर। फिर हम एक एक क्वेश्चन और अपने अंदर डेवलप करें कि पता कैसे लगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो मैंने जिस शब्द पे गोला किया हुआ है, वो शब्द हमें एक संकेत दे रहा है कि ये प्रेजेंट का काम है, ये पास्ट का है, और ये क्या है, फ्यूचर। तो टेंस कोई डरावनी चीज़ नहीं है, बल्कि एक छोटा सा शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने हर पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया सिवाय इसके, क्योंकि ये अभी हम लार्ज रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। टेंस की एक बिल्कुल शुद्ध सी परिभाषा अंग्रेजी में दी गई है। कहा जाता है टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब इन एनी सेंटेंस विच डिनोट द नेचर ऑफ एक्शन एंड द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस किसी भी वाक्य में मौजूद क्रिया का वो रूप होता है जिससे हमें कार्य के होने का समय तथा उसकी प्रकृति का पता चलता है। अब देखें जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है आपके सामने। मैंने कहा कार्य के होने का समय, तो ये हमने डिसाइड किया किससे कि ये प्रेजेंट है। अब प्रकृति अंग्रेजी में 4 तरीके की बताई गई है कार्यों की, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम इसमें आगे एक शब्द जोड़ें प्रकृति के लिए, तो वो शब्द आता है इंडेफिनिट। तो इस क्रिया ने 2 चीज़ों को व्यक्त किया, कार्य के होने का समय प्रेजेंट और प्रकृति क्या है, इंडेफिनिट। मान लो मैं इसकी जगह इज गोइंग कर दूंगा तो समय प्रेजेंट ही रहेगा, पर प्रकृति इंडेफिनिट से चेंज होकर किस में चली जाएगी, कंटिन्यूअस। तो आपको कोई डरावनी चीज़ नहीं मिली इसके रूप में, सिर्फ एक शब्द मिला, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है जिसको आज तक हम डरावने रूप से पढ़ते रहे। टेंस किसी भी वाक्य में मौजूद क्रिया का वो रूप होता है जिससे हमें कार्य के होने का समय तथा उसकी प्रकृति का पता चलता है। डरावनी कोई भी चीज़ अपने दिमाग में पैदा ना करें। इस चार्ट में इस शब्द को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं भी इस शब्द से बहुत डर लगता है। इसकी जगह क्या कर दिया हमने, क्रिया। अब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन हो गया टेंस का। देखें जरा, टेंस से हमें जो समय पता लग रहा है वो किसके माध्यम से पता लग रहा है, क्रिया के माध्यम। जैसे यहाँ गोज से पता लगा या वेंट से, या पर मैं घड़ी में देख के कहता हूँ 11:30, तो ये कोई ऐसा समय नहीं है जो हम क्रिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, ये डायरेक्ट है। तो अंतर क्या है इन दोनों में कि ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है टाइम, जिससे हमें बिना ग्रामर के समय पता लगता है, और ये पूर्णतः ग्रामेटिकल टर्म है। तो टेंस को लेके जो डर बना हुआ था हमारे मन में, उस डर को ख़त्म कर लीजिए। कोई भी डरावनी चीज़ ना होगे, सिर्फ एक क्रिया का छोटा रूप है। और इतनी सारी क्रियाएं जितनी भी हम अध्ययन करेंगे, उन सबको मिला के अंग्रेजी में टेंसेस के नाम से पुकारा जाता है। जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनर हैं, उनको कभी फिल इन द ब्लैंक्स कराना होता है तो वो वर्ब की बजाय टेंस शब्द का यूज़ करते हैं। कहते हैं यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस टू फिल इन द ब्लैंक।
वो वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका मोशन, उनका मतलब क्लियर होता है कि टेंस हमेशा किसी वाक्य में क्रिया को ही क्या करता है, व्यक्त। तो हमारा संघर्ष जो अब है वो उस वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच पे है, और वो होता है क्रिया। और इसको जितना अच्छी तरह सीखेंगे उतना ही बेहतर है। तो अपने मन से डर को ख़त्म कर लीजिए। टेंस कोई डरावनी भूत प्रेत जैसी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है जिससे हम दो चीज़ों का ज्ञान करते हैं, एक तो कार्य के होने का समय और दूसरा उसकी प्रकृति। तो हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, सबसे पहले टेंस का सही मतलब जाना। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं, जहाँ से हम इस चैप्टर को आगे पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। तो लेट्स सी हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जहाँ से हम टेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो टेंस की यात्रा पे हम निकल पड़ते हैं। हमने टेंस की परिभाषा में क्या डिफाइन किया कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब जिससे हमें कार्य के होने का समय तथा उसकी प्रकृति का पता लगता है। तो इसकी यात्रा पे अगर हमें निकलना है तो दो पैरामीटर का ध्यान रखना पड़ेगा, समय, दूसरा कार्य की प्रकृति। इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आपके सामने। तो सबसे पहले हम प्रकृति को देखें। अंग्रेजी में 3 तरीके की प्रकृति बनाई गई है कार्य, समय, कार्य के होने की। प्रेजेंट जो आज आपके सामने है, पास्ट जो बीत चुका है, जो आपका अनुभव है, फ्यूचर जो आपके सामने आने वाला है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तो हो गया समय। अब इनकी बात करें, इनको मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए ये इंडेफिनिट का अगर शुद्ध हिंदी अर्थ निकालें तो अनिश्चित होता है, पर यहाँ इंडेफिनिट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अधूरी जानकारी। सिर्फ कार्य के हो रहे के बारे में एक सूचना आपको मिलती है, कार्य कितने समय तक चल रहा है, कब हो रहा है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया है। कंटिन्यूअस अगला हमारा सेगमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव वर्क। कंटिन्यूअस मतलब गतिमान, लगातार। कोई कार्य किसी भी समय पे प्रोग्रेसिव है, लगातार चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस की फॉर्म में आता है। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये एक ऐसे कार्य का सेगमेंट है जहाँ पे हमें कार्य के पूरा होने के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा हिस्सा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य का ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें कार्य के होने के, चलने के बारे में भी जानकारी मिलती है तथा उसका समय भी उसमें जोड़ा गया होता है कि वो कार्य कितने समय से चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट को हमने इंडेफिनिट से जोड़ा कि भाई समय के हिसाब से चलें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये टोटल 12 हिस्से होते हैं, और इन 12 हिस्सों में जितनी भी क्रियाएं हम पढ़ेंगे वो सब हमारे लिए टेंस का काम करेंगी। तो मोटे रूप में हमने इनको समझा कि भाई इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको इन 12 हिस्सों का मतलब क्लियर करूँगा। वो एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर देखते हैं कि वो चीज़ आपको कितना विशेष आनंद प्रदान करती है। तो लेट्स सी। तो टेंस के 12 हिस्सों का मतलब समझने के लिए हम एग्जाम्पल यहाँ देखें। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये 12 हिस्सों का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रेजेंट के लिए समझ रहे हैं। ये 2 मित्रों का उदाहरण लिया मैंने, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ये दोनों अच्छे तरह एक दूसरे को जानते हैं। ये किसी रेंटेड हाउस में किराए के घर में रहता है, ये बी स्वयं के घर में रहता है। इसके अलावा इसके पास एक खाली ज़मीन का टुकड़ा और है। अब ए के दिमाग में प्लानिंग है कि जैसे ही मेरे पास संसाधन या पैसे आएंगे मैं बी से खाली जगह खरीद के यहाँ पे अपना मकान बनाऊँगा, क्योंकि बी तो खुद के घर में पहले से ही रह रहा है। तो एक समय पे 2 चीज़ें एक साथ हुई, इनके पास पैसे या संसाधन आए और इनके दिमाग में एक योजना आ गई कि ये जगह बहुत दिनों से खाली पड़ी है, कोई खरीदने तो आ नहीं रहा है, तो क्यों ना इस पर नया मकान बना के रेंट अर्जित किया जाए। तो इन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उससे प्लानिंग की, चर्चा की कि भैया ऐसा मकान बनाना है। वो भी फ्री घूम रहा था, इन्होंने डन कर दिया, उसने काम चालू कर दिया। इसको ये कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसे लग रहा है कि जगह खाली है। तो ये प्रेजेंट में आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले स्टेप पे इसके पास जा रहा है जगह को खरीदने के लिए, और जाके भी से कहता है कि साहब मैं आपसे आपकी वो जगह खरीदना चाहता हूँ। कैसी स्थिति में दिखा वो आपको, इंडेफिनिट, क्योंकि उसे एक्चुअल स्थिति का पता नहीं है। बी के मन में असमंजस आ गई कि बोले इतने दिन खाली पड़ा था, कोई आया नहीं, अब कोई खरीदने आ रहा है इसको। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई अब आपकी चाहत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे नए मकान का काम चल रहा है। मतलब आप किधर की ओर आ गए, कंटिन्यू। 1 सेकंड में फेज बदल गया। यहाँ इंडेफिनिट अवस्था थी, यहाँ कंटिन्यूअस। ए का सपना टूट गया, कहानी खत्म हो गई। अब अगली बार जब ये दोनों मिले तो ए बी से ये वाला सवाल नहीं करेगा, ये वाला पूछेगा कि भाई साहब आपके मकान का काम चल रहा था, क्या हुआ? बोले ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा, हो गया पूरा। तो आप
कार्य की तीसरी अवस्था पे आ गए, वो क्या है? परफेक्ट, यानी कार्य के पूरे होने की जानकारी मिल गई आपको। अब जब यहाँ पे ए ने बी से पूछा कि ये जगह मुझे ख़रीदनी है और बी ने जवाब दिया वहाँ मेरे नए मकान का काम चल रहा है, तो ए के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बोला कि 10 दिन पहले जब मैं वहाँ से गुजरा था तो खाली ज़मीन पड़ी थी, तो बी ने तुरंत जवाब दिया कि वहाँ 1 सप्ताह से काम चल रहा है। किसकी ओर आ गए? परफेक्ट। क्या रटा हमने? कोई हिंदी का अक्षर नहीं, ना कोई शब्द, अधूरी जानकारी, चलने की जानकारी, पूरा होने की जानकारी और कार्य कितने समय से चल रहा है इसकी जानकारी। ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट की बात करें तो मान लीजिए ये मकान बनके तैयार हो गया और समय बीत गया, और एक बीते हुए समय की याद ताज़ा करने के लिए बी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये मकान नया जो बनाया कैसे बनाया, तो बी ने उसे जवाब दिया कि बहुत पहले मैंने इसके लिए एक ज़मीन खरीदी, सिर्फ अधूरी जानकारी। फिर उसने पूछा आगे क्या किया? कुछ साल खाली पड़ी रही, फिर उस पर काम चलवाया, यानी कंटिन्यूस। फिर क्या हुआ? बोले कुछ समय बाद काम पूरा हो गया। कितने समय तक चला? बोले 5 महीने। किसका वाक्य बन गया? परफेक्ट कंटिन्यू। तो चारों हिस्से बी ने अपनी याद ताज़ा करके हमें किसके लिए समझा दिए? पास्ट। अब फ्यूचर कौन समझाएगा? फ्यूचर सबसे बेहतर समझाएगा हमें ए, क्योंकि बी के पास जाने से पहले वो सारी प्लानिंग करके गया था कि मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहली प्लानिंग कि संसाधन आएंगे तो ज़मीन खरीदूंगा बी से, फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरी प्लानिंग कि जब ज़मीन हाथ में आ जाएगी तो काम चलवा दूंगा, यानी कौन सी स्थिति में आ जाऊंगा? कंटिन्यूस। तीसरी प्लानिंग काम चल जाएगा तो कुछ समय बाद पूरा हो जाएगा, परफेक्ट। चौथी चीज़ कितने समय इंतजार करना पड़ेगा? बोले 3-4 महीने तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कहीं भी कोई रटने वाला कंसेप्ट डेवलप नहीं किया। हर जगह हमने देखा, चाहे प्रेजेंट में जाओ, पास्ट में जाओ या फ्यूचर में, ये सिर्फ कार्य के होने के बारे में हमें एक जानकारी देता है अधूरी, ये कार्य के चलने के बारे में, ये कार्य के पूरा होने के बारे में, और ये कितने समय से कार्य चल रहा है इसके बारे में। तो ये हमने एक पिक्चर डेवलप कर दी आपके दिमाग में कि टेंस को कैसे पढ़ना है, कितने हिस्से हैं, कैसे काम करते हैं। इस वीडियो से आपके दिमाग में निश्चित रूप से सेट हो गया होगा कि हमने जो पढ़ा है वो एक अलग लेवल पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें टेंस के रूप से इस तरह पढ़ना है कि वो हमारे कंपटीशन में काम आए। मैं वैसे ही डेवलप कर रहा हूँ आपके माइंड के लिए। तो ये यहाँ पे आज का इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा, क्योंकि अगले वीडियो से हम एक एक हिस्से को अलग अलग पढ़ना चालू करेंगे और बहुत सारे मॉड्यूल होंगे जिनमें ये वीडियोस ख़त्म आपके होंगे। तो शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट से, और प्रेजेंट का पहला हिस्सा होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपने ज़रूर कमेंट दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे लोगों तक सब्सक्राइब करके शेयर करके पहुँचाइए, जिससे वो लोग भी इस नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग, थैंक यू वेरी मच।